महाअघाड़ी में लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। पवार का बोलना भी कोई महत्वपूर्ण होता है, वो रुकते कहाँ हैं? आरएसएस जो करने जा रहा है, जिस तरीके की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने जा रहा है, वो गजब है। महायुति को क्लियर कट एज है। बंदूक लॉरेंस की रही हो, गोली थी वो दाऊद की चलाई गई। भारतीय एजेंसियां दुनिया के बड़े बड़े देशों में अपना इम्प्रिंट छोड़े। देखिए ना कि वही पाकिस्तान कैसे एक जयशंकर के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। तेलंगाना की सरकार को गौतम अडानी ने बाकायदा 100 करोड़ का चेक दे दिया। बिहार में एक सब चलता थेत्थर, हाँ, तो ये थेत्थर है। हाँ। इनको शर्म भी नहीं आती। तो काम न कर, बस काम की फिक्र कर और उस फिक्र का सबसे जिक्र कर। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ। ये बड़ा शानदार एपिसोड होने वाला है क्योंकि दुनिया भर की खबरें हैं, जमकर मारामारी है, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा एक्शन है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, रोमांच है, सब कुछ है। और भारत की राजनीति के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो गंदगी है, जो बदमाशियां हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि अभी हम लोग तो लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं और भारत में तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तब होगा। अभी तो हर दूसरे चौथे महीने एक इलेक्शन। तो अभी जो 2 इलेक्शन आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र और झारखंड के। और महाराष्ट्र का चुनाव इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां दोनों जो गठजोड़ हैं, उनकी जो तिपहिए वाली गाड़ी है ना, मुंबई का ऑटो, तो वो उस तरह से चल रहा है। अब ये 3 पहिए वाली गाड़ी उलटने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। 3 पहिए वाली गाड़ी वो चलती तो बड़ी तेज है, लगता है बड़ी तेज रफ्तार में चल रही, लेकिन उसकी एक जगह पे जाकर रफ्तार उतनी तेज नहीं रह जाती है। अब सवाल ये है कि इसमें दोनों के बीच में कौन उस रफ्तार पर आगे जाएगा। और अभी ये इसलिए मैं इसको तुरंत टॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि राजकिशोर भी मुंबई से ही आ रहे हैं। तो आप ही बताइए क्या हो रहा है मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति। दरअसल आप जिस तिपहिया की बात कर रहे थे ना, वो तिपहिया जो है गठबंधन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने अपने आपस में चर्चा हो रही थी तो उसमें ही बताया था कि अगर एक टायर भी थोड़ा कमज़ोर हुआ या हवा निकल गई तो पूरे गठबंधन की हवा निकल जाती है। उसी तरीके से तिपहिया भी पलट जाता है। अब वहाँ दिक्कत ये है कि जिस तरीके से वहाँ दोस्ती दुश्मनी का खेल चलता है, जो दोस्त के साथ जो दोस्त होता है वो दुश्मनी निभा रहा होता है, ये बड़ी खतरनाक राजनीति होती रही है महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ हर्षवर्धन कि महायुति और महाअघाड़ी वैसे तो दोनों ही तिपहिया हैं, लेकिन एक फर्क दोनों में ये नजर आ रहा है कि महाअघाड़ी में लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो हॉट सीट है उस पर कौन बैठ रहा है, इसको लेकर वहाँ प्रतिद्वंदिता है। जबकि महायुति वहाँ पर चूंकि लोकसभा चुनाव में कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता, तो वो स्थिति जो उनकी वहाँ पर हो रही है, वो वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए उतर रहे मैदान में। नहीं, लेकिन ये थोड़ा पक्षपात नहीं कर रहे हैं उद्धव जी के साथ। उद्धव जी बेचारे भाजपा से गए ही इसीलिए थे कि मुख्यमंत्री बनना है, तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो क्या मतलब है सरकार बनने का। हाँ, लेकिन शरद पवार ने पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको पता है जी। तब तो वो नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे टाइप का गाना चल रहा था ना। बोले नहीं, शरद पवार ने कहा नहीं बनना है तुमको, मुझे बाला साहेब ठाकरे से जो अपनी दोस्ती है, अपना वचन निभाना है, तो मैं आपको मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। लेकिन इस बार शरद पवार बात ही नहीं कर रहे हैं। शरद पवार ने बल्कि जयंत पाटिल जो उनके परिवार के एक और मतलब खानदानी हैं, उनके ऊपर भरोसा जता दिया। पता ना आपको, कहा कि आप में सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। उनकी जो इस्लामपुर सीट है वहाँ से जाकर उन्होंने पूरा कैंपेन शुरू किया और कहा कि जयंत पाटिल जिस तरीके से पार्टी लेकर जा रहे हैं उनमें इस प्रदेश का नेतृत्व करने की सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। अब शरद पवार का ये बोलना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हर्षवर्धन, आप जानते हैं। उसके बाद पवार का बोलना भी कोई महत्वपूर्ण होता है, वो रुकते कहाँ है। नहीं, आज कुछ और, कल कुछ और। अभी तो उन्होंने कहा था कि अब राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, युवा महिला मुख्यमंत्री। तो पुत्री मोह भी तो है, उसी के चक्कर में तो अजीत पवार भाग के गए वहां से। नहीं तो वो तो है, लेकिन पुत्री मोह मतलब पहले पुत्री उनको समझ में आ गया कि वो उसके जरिए आगे नहीं बढ़ा पाएंगे पॉलिटिक्स। जयंत पाटिल भी भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार बैठे हुए थे और वहां पर नेता देखे या तो अजीत पवार थे उनके बाद या फिर जयंत पाटिल हैं। सुप्रिया सुले उनकी पुत्री हैं। अच्छा, शरद पवार जो है वो कांग्रेस नहीं है कि राहुल गांधी को जो है या प्रियंका गांधी को कुछ करें या हारते रहें वो उनको नेता बनाए रहेंगे, वो उस स्थिति में शरद पवार नहीं है। और कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि गांधी परिवार का भी कोई दूसरा गांधी ना आ पाए, ये भी सुनिश्चित किया गया था। तो इसलिए इस चीज को समझते हुए, इस चीज को जानते हुए उन्होंने वहां पर जैसे ही देखा कि जयंत पाटिल के साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उन्होंने कहा। इसके बाद क्या हुआ, लगातार मीटिंग चलने लग गई शिवसेना में। संजय राउत भी बोले कि नहीं नहीं, पवार साहब के कहने का ये मतलब नहीं था।
तो इस तरीके से तुरंत उस पर कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। तो आप समझिए कि वहां पर चल क्या रहा है। और संजय राउत ने जो कांग्रेस के लिए कहा है कि उनके नेताओं में दम नहीं है और वो वहां पर गठबंधन नहीं कर पा रहे, सीटें नहीं बट पाते, वहां से एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें कर देते हैं। अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं मैं 12 सीटें चाहिए और तर्क ये 4 पे तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। हाँ, और एक बात बताइए, उसमें कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया है उनका यहाँ है क्या, पिछली बार 5 सीटें लड़े थे, 7 सीटें लड़े थे, 2 जीते थे और बाकी जगह जमानत जब्त हो गई थी। भैया कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक ही लोकसभा सीट तो थी, उसमें 80 में 17 उनको दे दी, तो उनको 288 में आप 12 नहीं दोगे? तो भैया अखिलेश यादव भी उस शपथ ग्रहण के बाद आके अपना तेवर दिखाएं। नहीं, अखिलेश ने दांव तो बड़ा चला है। धुले, मालेगांव, मुंबई की वो सीटें जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस के लिए तो संकट है। लेकिन कांग्रेस का संकट समझिए ना, कांग्रेस करे क्या? बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, भले 99 पर राहुल गांधी है, लेकिन नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी की तरह तो व्यवहार कर नहीं सकती। उनकी तो कुल दुकान वही है। यहाँ तो फ्रेंचाइज है ना, तो जो बड़ा फ्रेंचाइजी वाला है वो तो थोड़ा उस तरह से व्यवहार करेगा कि वो भी नहीं करे। नहीं, पर आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ, मत प्रतिशत और जो वोटों की जो शेयरिंग होती थी उसके साथ साथ में जो सीटों को कन्वर्ट करने में, जीत में जो सारी चीज़ें होती थी, एक बार तो सीटें ज़्यादा भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया ना, क्योंकि वहां पर गठबंधन अनिवार्य था, सत्ता जरूरी थी। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि सत्ता जरूरी या मुख्यमंत्री कौन बने, और यही हरियाणा में हुआ था कांग्रेस के साथ में कि वहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग चुनाव लड़ने लग गए थे और बीजेपी चुपचाप वहां पर सत्ता के लिए लड़ रही थी। नहीं, लेकिन इसमें एक तो मुश्किल ये भी है ना कि जब आप कहते हैं तो उद्धव भी तो यही कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने हमें नहीं दिया था, जबकि अभी उनका एक पुराना भाषण वो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी ज्यादा विधायक संख्या होगी वो बनेगा। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को और शरद पवार को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई उद्धव को आप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, अगर आपके पास और कोई रास्ता है तो वो बताइए। ये जो कंफ्यूजन है, इसमें तो फिर महायुति को बढ़त मिल जाएगी, लाभ हो जाएगा। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वहां पर जो माहौल ठीक वैसा ही था जैसे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ था और नतीजे कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या होता, महाराष्ट्र का चुनाव ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी कोई दो है नहीं, बड़ा राज्य है और उसके साथ में वहां पर जो इलाके हैं, विदर्भ का अलग होगा, मराठवाड़ा का अलग होगा, मुंबई वाले रीजन का अलग होगा, तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग समीकरण बनते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बिना चेहरे के वो जा रहे हैं तो भी उनको ये इशारा देना पड़ेगा कि कौन बन रहा है। अगर ये लगता है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, मतलब अगर लगता है कि ये भी मुख्यमंत्री वो भी मुख्यमंत्री, जो कि नाना पटोले जो कांग्रेस वाले वो अपना दिखा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे मतलब किंग मेकर से एक बार किंग बन गए, अब उसके बाद ना वो किंग मेकर रहे ना किंग रहे, तो शिवसेना का मतलब क्या बचता है? और शिवसेना वैसे भी असली जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को मिल चुका है। और खास बात है, शिंदे की परफॉर्मेंस भी लोकसभा में उद्धव ठाकरे से बेहतर रही है। बिल्कुल, मतलब जितनी सीटें उनको मिली थी उस लिहाज से उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। और देखिए, सीटें जीतने की बात अलग है, लेकिन थोड़ा अगर महागाड़ी महायुति अगर बीजेपी के वोटों का अंतर देखें तो मात्र 1 लाख वोटों का तो अंतर है। सारा 1 लाख वोटों पे ही तो खेल हो गया। तो यह हर्षवर्धन समझना होगा, यहाँ पर एक एक चीज, एक एक पक्ष महत्वपूर्ण है। और जो अजीत पवार उस समय लाइबिलिटी लग रहे थे, वहां से लौटने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि अजीत पवार के पास अपने क्षेत्रीय छत्रप हैं, इसीलिए जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो अजीत पवार ने कह दिया कि आप अपना टिकट जहां से लेना हो ले लीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 50 के अंदर ही सीटें उनको मिलने जा रही हैं। नहीं, वो तो देखिए, मुझे लगता है बड़ा सीधा सा फॉर्मूला होगा, जितनी भाजपा होगी उसका आधा एकनाथ शिंदे और जितना एकनाथ शिंदे होंगे उसका आधा अजीत पवार, लगभग यही फॉर्मूला मुझे लगता है सहमति बनेगी। मुझे पहले दिन से ही दिख रहा, और स्वाभाविक भी है। मतलब अगर देखें तो 122 सीटें भाजपा जीत चुकी है, ठीक है, पिछली बार 105 जीती थी, तो वो इस ताकत में है। और हरियाणा पर मैं ये कह रहा था कि भाजपा पीछे है, कांग्रेस को एज है, वो सरकार बना सकती है, बाद में हम लोगों को लगा कि नहीं, बदल रहा है माहौल। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में मेरी राय बदली हुई। महाराष्ट्र के संदर्भ में मुझे लगता है कि महायुति को क्लियर कट एज है, बढ़त पर है, वो कंसोलिडेट कर चुके हैं, और महाविकास अघाड़ी का संकट अभी भी यही है, कौन किधर कहाँ कितना कैसे, वो भ्रम में ज्यादा है। देखिए, मैं एक बात और हर्षवर्धन, जिस फैक्टर को हम लोग हरियाणा में भूल गए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर कितनी बैठकें की थी, चुपचाप 20-20 लोगों की, 15-15 लोगों की बैठकें, और जिस तरीके से उन्होंने मानस बदलने का प्रयास किया था। अब मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में तो आरएसएस जो करने जा रहा है, जिस तरीके की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने जा रहा है, वो गजब है। लगातार उन्होंने जो पूरा प्लान बनाया है, 600 से ज़्यादा छोटे छोटे
60,000, माफ़ कीजिएगा, 60,000 से ज़्यादा छोटी छोटी बैठकें वो वहाँ पर करने जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ना, वो दीवार फिल्म में एक डायलॉग था ना कि तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, क्या है? तो गठबंधन इधर भी है, गठबंधन उधर भी है, लेकिन उसके पास माँ है। अब वो माँ उतर आई है। ठीक बात। और जिस तरह से सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जो विजयादशमी का उद्बोधन दिया, तो अब कोई क्लैरिटी, थॉट ऑफ जो क्लैरिटी होती है वो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल। एकदम वो बहुत, जिसको कहें कि फोकस क्लियर है, बहुत मजबूती के साथ। और ये सच है जो आप कह रहे हैं कि ढेर सारी रैलियां, छोटी जगह रैलियां नहीं, छोटी बैठक, और 20-20 उसके लोग साथ की साथ जो प्रचारकों को उतारा गया है, और विशेष करके एक बड़े अधिकारी को जो महाराष्ट्र से ही हैं, टॉप के लेवल पे हैं, उनको महाराष्ट्र चुनाव पर विशेष जिम्मा दिया गया है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन इस सब के बीच में महाराष्ट्र है, तो वहाँ क्राइम, थ्रिलर, ये सब तो असर करता है ना। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, वो कितना असर करेगा? मुसलमान राजनीति तो बहुत हो रही है। देखिए, माया नगरी में चुनावी राजनीति भी बड़ी मायावी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा सिद्दीकी का लेकिन जो मर्डर हुआ है, एक बात हर्षवर्धन आप समझ लीजिए, और आप तो खुद, मैं भले अभी होकर आया हूँ, आपका तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बीता है महाराष्ट्र में, मुंबई में 4 साल आपने वहाँ पर बिताए, और आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड भले ही वहाँ से ऊपर से ख़त्म हो गया हो, लेकिन ये ठीक वैसा था कि एक सफ़ेद पोशी की एक चादर थी, उसके नीचे सब कुछ चीज़ें चल रही थी। क्या हवाला नहीं हो रहा, क्या ड्रग्स का नहीं हो रहा है, किस तरीके से सुपारी किलिंग भी हो रही, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसको एक अलग तरीके का मुलम्मा ओढ़ दिया गया था। और ये जो बाबा सिद्दीकी जिसका मर्डर हुआ है, मकोका का अपराधी था ये, जमीन कब्जाने, और आप ये समझ लीजिए कि पूरे जो उस इलाके की अगर आप बात करें, वर्ली वाले इलाके में छोटा सा छोटा भी मकान का, बंद्रा की, हाँ बंद्रा की, सॉरी बंद्रा के उस इलाके की अगर आप बात करें, तो छोटा से छोटा जो मसला होता था मकान का, वो भी जो है बाबा सिद्दीकी के एक फ़ोन पर हो जाता था। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें आ रहा, वहाँ से वो क्रेडिट भी ले रहा, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो बातचीत जो पता चल रही, जो इंटरसेप्ट्स पकड़े गए हैं, वो साफ साफ है। एक बात और आपको जानकारी बता दूँ, हत्या से कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को गृह विभाग ने बुलाया था मुंबई में, और वहाँ पर उनके पास जो फ़ोन लगातार आ रहे थे, वो मामला कुछ पैसे का था, और वो दाऊद गैंग का था, डी गैंग का था। और ये जो जानकारी आ रही कि वो भले ही लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया हो या किसी ने भी करवाया हो, लेकिन इसके पीछे मामला दाऊद का है, और दाऊद का गैंग है, और उसको कुछ ज़मीन का मामला था जिसको लेकर ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो भले ही मतलब बंदूक लॉरेंस की रही हो, उसकी टीम की, लेकिन जो गोली थी वो दाऊद की चलाई गई। नहीं, लॉरेंस के ऊपर तो मान लीजिए देश में तो है, ये विदेश तक में आरोप लोग लगा दे रहे हैं। अमेरिका और कनाडा कह रहे हैं कि ऐसा एक अपराधी है जो हमारे यहाँ सब अपराधियों को निपटा दे रहा है, जो भारत विरोधी है उनको निपटा दे रहा है। और एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि वो बात मेजर गौरव आर्या ने कही थी, लेकिन मैं उनका जिक्र करके कहता हूँ कि हम लोगों को खालिस्तान या खालिस्तानी आतंकवादी ये कहना बंद करना चाहिए। कनाडा का आतंकवादी, अमेरिकी आतंकवादी, पन्नू जो है वो अमेरिकी आतंकवादी है, बिल्कुल। वो खालिस्तान के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तान तो कहीं है नहीं, तो वो अमेरिकी आतंकवादी है। अब सवाल ये है कि ट्रूडो ने तो स्वीकार कर लिया कि झूठ बोला था हमने, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, हमने यूं ही बोल दिया था। अमेरिका की FBI ने भारत के एक एजेंट को, अब सवाल यह है कि वो एजेंट है अभी या नहीं है, या किस स्थितियों में है, और खुफिया एजेंसियां तो काम ही दूसरी तरह से करती हैं। तो डंका तो देखिए बज रहा है, कोई उसको मजाक में कहे या कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय एजेंसियां दुनिया के बड़े बड़े देशों में अपना इम्प्रिंट छोड़ रही। सवाल ये है कि वो कैसे टर्न करेगा, उसका फॉलोआउट क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए हर्षवर्धन, एक चीज़ समझिए, ये वो देश हैं, ये मुल्क हैं जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बार अमेरिका पर एक टिप्पणी करके, मैं कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं, वो कितना खतरनाक कर रहे हैं और कैसे भस्मासुर उन्होंने पाल लिए हैं, और वो एक नया पाकिस्तान अपना बनते जा रहे हैं, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली किसका एजेंट था? अमेरिका का था, अमेरिका का। बाद में वो दूसरे लोग के साथ जुड़ा जाके, ठीक बात, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है। उसके बाद उससे भी पूछताछ के लिए जब इंडियन टीम जाती थी तो किस तरीके की चीजें उनकी, तो धूर्तता की पराकाष्ठा है। सैकड़ों लोगों की लाश बिछा दी जाती है उस दुर्दांत आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की वजह से, उस डबल एजेंट की वजह से, और आप उस डबल एजेंट के जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा करते दिखाई पड़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं? आप हमारे विकास यादव की बात करें, जिसका कोई अता नहीं, किसका कोई पता नहीं, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत आपके पास नहीं और अगर हमारा एजेंट उसमें शामिल है तो सरकार डिप्लोमेटिक
मूव करेगी, उस हिसाब से काम करेगी। हम भारत के लोग, हमारा कोई एजेंट दुनिया के किसी हिस्से में अगर भारत के लिए काम कर रहा है, भारत विरोधी आतंकवादियों को मारने की कोशिश कर रहा है, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कहते हैं वो कानून के लिहाज सरकार देखे, वो डिप्लोमेटिकली मूव करे, हमें आप करने की जरूरत। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर जरूर आपकी टिप्पणी में चाहूंगा। कांग्रेस से जुड़े एक खाते से पोस्ट की गई, बाद में उसको डिलीट किया गया, लेकिन आप सोचिए अभी लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं। अमेरिकी FBI कह देगी तो उस पर तुरंत यकीन कर लेंगे। भारत सरकार और भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो उसका सबूत मांगेंगे। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को जाकर मारे तो बड़ा शानदार देश है, इजराइल कर दे तो बड़ा शानदार देश है, चाइना रशिया कर दे तो बड़े शानदार देश हैं। और भारत की खुफिया एजेंसियां जब उस स्थिति में पहुंचती हैं तो ये उसको कमजोर करना चाहते हैं, हतोत्साहित करना चाहते हैं। दरअसल ये जो इनका कॉम्प्लेक्स है, जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको मैं कहूँगा कि इससे उबर नहीं पा रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पिछले 70 सालों में जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी भारतीय एजेंसियां, और ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती थी, सक्षम थी करने के लिए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है वो नहीं थी। अब वो जो पॉलिटिकल विल हुई है तो उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। और जगह जगह जब ये बातें हो रही हैं तो अब कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत हो रही है, उनको फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा होना है, इजराइल के खिलाफ भी खड़ा होना है। और हिंदुस्तान में अगर कुछ भी जो हमारे वैभव, हमारे पराक्रम को जो थोड़ा सा पोषित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो उसको उजागर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसको डिमीन भी करना है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मानसिकता के साथ में इनकी राजनीति जो है कैसे पल्लवित और पुष्पित होगी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए जो हमारी एजेंसियां कर रही हैं, खासतौर से देश की सुरक्षा के लिए। और मैं एक बात और बस हर्षवर्धन कहूंगा, जो जस्टिन ट्रूडो निर्झर को हम मांग रहे थे ना, प्रत्यर्पण 3 बार करने को कहा था ना, क्या किया उसको? आपने नहीं किया। अब धीरे धीरे आप वहां देखिए, और आरोप लगा रहे हैं आप हमारे डिप्लोमेट्स पे। वो डिप्लोमेट्स, अकेला कनाडा ऐसा मुल्क है, आप सबकी जानकारी के लिए, कि जहां पर भारतीय डिप्लोमेट्स को सुरक्षा के बीच में जाना पड़ता था क्योंकि उनके पोस्टर लगा दिए गए थे। और जो आपकी सुरक्षा में है उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्या करवा रहे हैं। ठीक बात। आप सोचिए, नहीं, इतना विरोधाभास। जो आतंकवादी खालिस्तानी हैं या जो वैसे भी गुंडे बदमाश हैं जिनको भारत सरकार कह रही है कि प्रत्यर्पण कर दो, उनको नहीं किया। लेकिन भारत सरकार तो ऐसे ही है। अब कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस इसी तरह से करती रहेगी तो भारतीयों की दृष्टि में कितना वो नीचे गिरेगी, और उसका नुकसान उसको होता रहा है, शायद आगे और होगा। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जाके पाकिस्तान में पेड़ लगाए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर एस जयशंकर जब वहां पर गए 9 साल बाद, तो वो पूरी तरीके से अपनी बात कह कर आए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एस जयशंकर को जैसे बोलना चाहिए था और वहां पर गए। अच्छा, एक खास बात आप देख रहे हैं, कश्मीर की बात करने की हिम्मत अब उनको इसलिए नहीं होती कि उनको लगता है अब कश्मीर की बात होगी तो पाक ऑफिशियल कश्मीर की बात होगी, उसी की बात होगी, पाक के कब्जे वाले कश्मीर की बात होगी। और वहां पर जिस तरीके से वो बात करके आया और जैसे उनको हाथों हाथ लिया गया, अब देखिए ना कि वही पाकिस्तान कैसे एक जयशंकर के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। तो ये हमारी ताकत, और जो हमने जो फिदाइन अंदाज में, आत्मघाती अंदाज में जो राजनीति करता था, कूटनीति करता था पाकिस्तान। 2 बातें कर लें। एक तो ये कि अभी भी भारत की सरकार उसी पुराने इकोसिस्टम के पत्रकारों को लेकर विदेश दौरे पर जाती है। ये एक तो सरकार बड़ी स्ट्रांग तरीके से काम करती है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है वो 2 ग्रंथि से पीड़ित है। एक तो ये कि इलीट अंग्रेजी दांव पत्रकार उनको चाहिए। अब पाकिस्तान में कौन सा अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए या क्यों चाहिए? दूसरा, उस वजह से उनका जो सोचने का तरीका है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस मोदी सरकार पर नहीं है, विदेश मंत्री पर नहीं है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है उसके ऊपर वो हावी दिखता है। वही लोग जाते हैं तो जाहिर है कि वो शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ या दूसरे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके हिसाब से एजेंडा चलाएंगे, और फिर वो उनके लिए लिंक बन जाते हैं उन वाले पत्रकारों के लिए। उनकी भी थोड़ा सा बात कर लें, जो पिछले 10 सालों से हर दूसरे तीसरे महीने सरकार गिरा देते हैं। ये पुण्य प्रसून टाइप जो रवीश कुमार टाइप लोग हैं, अब और का नाम क्या लेना, ढेर सारे ऐसी फहरिस्त हो गई है। लेकिन ये बेरोजगार क्या हुए, ये सब दिन रात झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम पत्रकार हैं। दरअसल मैं क्या कहूँ, एक तो कुकुरमुत्ते जैसे जो ये पनप कर आए हैं, मैं कुकुरमुत्ता शब्द इसलिए कह रहा हूँ इनको, ये मशरूम भी नहीं है, बनाई हुई खेती नहीं, अपने आप उगकर आए हुए हैं, और इनको फिर संरक्षित किया जा रहा है कुछ विचारधाराओं के जरिए और कुछ लोगों के जरिए। और समस्या ये है कि पत्रकारिता का और मानवीय संवेदनाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो लोग एक ज्ञान देते हैं, इनके झूठ के, अगर इनके थंबनेल अगर आप सब देख लेंगे ना पिछले, नहीं, मुझे तो लगता है खुद देख के इनको हंसी नहीं आती, शर्म नहीं आती। देखिए, शर्म महसूस करने की चीज़ होती है हर्षवर्धन,
ठीक बात है। इज्जत जो है ना वो महसूस करने की चीज होती है, वो बेइज्जत होते ही नहीं है। मतलब जो हम लोग के गांव घर में उगाता था नदी किनारे या वैसे तालाब वाला में बेशर्मा। बेहा बेशर्मा, तो ये बेहा टाइप हो गया। बिल्कुल, और बल्कि बिहारी अगर उसमें कहा जाए, बिहार में एक शब्द चलता है थेत्थर। हाँ हाँ तो ये थेत्थर है। हाँ, इनको शर्म भी नहीं आती जब शीशे के सामने खड़े होते हैं और उनको दिख रहा है कि चेहरे पे पूरे जो है दाने दाने नहीं, पड़े हुए बड़ा हैं, उसमें भी विचित्र है। हर खूबसूरती दिख दूसरे रही है। महीने आज सरकार गिर गई, आज मोदी को नींद नहीं आएगी, और इतने मतलब बेहयाई से ये काम ये करते हैं। आज ये ज्योतिषी ने बता दिया सरकार गई, आज ये बता दिया नीतीश कुमार आ गए, अब तो बात तय हो गई। अरे क्या हद है भाई, मानसिक दिवालियापन है। और फिर भी इनको लोग देख रहे हैं, इनके पागलपन को लोग देख रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, शर्म नहीं आती इनको। देख नहीं रहे हैं, फंड कर रहे हैं। उसमें उन्होंने वो लगा दिया है कि आप डोनेट करिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो मैं बेशर्मी की बात कर रहा हूँ ना, और कैसे ये लोग नुकसान कर रहे हैं, भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस समाज का, उस विचारधारा के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जिनको ये इस तरीके की जो है कहानी सुना रहे हैं, मनोहर कहानी सुना रहे हैं। राजकिशोर उसके अंदर से अब आवाजें उठने लगी कि तो बड़े झूठे निकले, बड़े बेईमान निकले, बेहया टाइप के लोग। हाँ, तो झूठ के कब तक मतलब नहीं, दुकान वो भी नहीं चलेगी? है बेचारे, मतलब बड़ी मुश्किल है। उनके जो साथ रहते थे वो भी अब उनको गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसे झूठ क्यों। जब शुरू में झूठ बोल रहे थे तो उनको उम्मीद थी कि आज नहीं कल मोदी सरकार गिर जाएगी। अब नहीं गिरी तो अब उनको लग रहा है कि अरे थोड़ा हम महान बन जाते हैं, हम ये कह के कि देखो हमने तो चिन्हित किया था। लेकिन बेईमानी में तो आप भी शामिल हैं। आप मतलब बेवजह जो है अब ये कोशिश कर रहे हैं नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश, वही है। आप भी पूरा झूठ फैलाते थे, मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। मतलब आपका एजेंडा ही वही है कि एक तय सरकार आनी चाहिए। नहीं, दरअसल उम्मीद और जो इच्छा आपकी अलग हो सकती है, यथार्थ अलग हो सकता है। ऐसे तमाम पत्रकार हो सकते हैं कि जिनकी उम्मीदें किसी के साथ में जुड़ी हों, लेकिन वो कम से कम यथार्थ तो देखते हैं। लेकिन इनके साथ क्या दिक्कत थी कि इनको ये दिखाना था और जताना था और उन लोग को मूर्ख बनाना था, और वो लोग मूर्ख बनते रहे, तो उससे इनके हौसले बढ़ते चले गए। नहीं, लेकिन मूर्ख बनाने का काम तो राहुल गांधी से शुरू होता है ना। हाँ, तो वो हर बात पे कहते हैं गवर्नमेंट बिक गई, मोदी ने सब बेच दिया। किसको बेच दिया? अडानी को बेच दिया। बीच बीच में अंबानी को भी बेचते हैं, लेकिन ज्यादा वो अडानी को बेचते हैं। अब आप सोचिए 100 करोड़ का चंदा तेलंगाना, बड़ा कम में बिक गए लोग। तो थोड़ा बिकते तो ठीक से बिकते ना, 10-20 हजार करोड़, 50 हजार करोड़, 100 करोड़ के चंदे में बिक गए। ये बिकना ही तो हुआ ना। तेलंगाना की सरकार को गौतम अडानी ने बाकायदा 100 करोड़ का चेक दे दिया। रेवंत रेड्डी मुस्कुराते हुए ले रहे हैं, तो राहुल गांधी तो दिख ही नहीं रहे। दरअसल मैं यही कह रहा हूँ ना, इसके लिए एक ही शब्द है मेरे पास हर्षवर्धन, दोगलापन। ये दोगलापन, दोहरापन का है। नहीं, मैं दोगलापन कह रहा हूँ, दोहरापन भी नहीं कह रहा हूँ। दोगलापन मैंने जानबूझ के कहा है, थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज की है, क्योंकि इस देश में आप लगातार उद्योगपतियों के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं। और उद्योगपतियों से देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्योगपति अगर यहाँ के उद्योग धंधे सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो आप लोगों को खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या? सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं, अपने वाले बर्बाद हो जाए, विदेशी आके सब कब्जा कर लें, वही ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप। तो राहुल गांधी की मंशा तो यही दिखती है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि वो विदेश जाते भी हैं और विदेश में जाके कहीं खो भी जाते हैं, और जो उनकी लैंग्वेज होती है वो भी वही शब्द होते हैं जो विदेश से जो है लॉन्च किए जाते हैं। समस्या ये है कि उनको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो भारत में ताकतवर हो रहा है और भारत को ताकतवर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो उद्योगपति भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो उद्योगपति कुछ गलत काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें, उस पर बात होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेवंत रेड्डी बहुत शानदार नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनकी राजनीति शुरू हुई, और रेवंत रेड्डी अपने राज्य का भला कर रहे हैं। उनको अगर लगता है, वो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ दिया है गौतम अडानी ने, और भारत के उद्योगपति दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कोई चेयर के लिए, कोई जगह के लिए वो देते थे, लेकिन अगर वो अपने देश में बनाने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा है। मेरा तो ये मानना है कि ये बस देश के लोगों को पता चले कि राहुल गांधी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बिक गई है, गवर्नमेंट ने बेच दिया है, बिल्कुल रेवंत रेड्डी अच्छा काम कर रहे हैं। गौतम अडानी क्या, कोई भी उद्योगपति अगर इस तरह से शिक्षा में, किसी और काम में कर रहा है, स्किल में, तो बिल्कुल ये करना ही चाहिए। इससे बेहतर नहीं, रेवंत रेड्डी ने जो किया वो उन्होंने देखा, चूंकि वो मुख्यमंत्री पद पर है। समस्या यहाँ पर हर्षवर्धन ये है कि राहुल गांधी कभी किसी जिम्मेदारी वाले पद पर रहे नहीं है। बस शूट करो, शूट द मैसेंजर, और करके बोलते हिट एंड रन, वो करके वो अरविंद केजरीवाल का एक जो उन्होंने अवतार धारण कर लिया ना, तो कभी कोई जिम्मेदारी वाला काम किया नहीं। रेवंत रेड्डी को मालूम है, नहीं मैं हाँ, इसके बाद रेवंत रेड्डी को मालूम है कि हैदराबाद उनके पास है, इसलिए तेलंगाना समृद्ध है। हैदराबाद अगर आईटी का हब है, वहाँ एजुकेशन का हब है, मेडिकल हब है, इंडस्ट्रियल हब है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। और वो जो तमाम जो योजनाएं लोगों तक पहुँचानी है,
इस देश के आखिरी व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचानी वो सरकार तभी पहुंचा पाएगी। तो वो बिल्कुल सही उसी दिशा में बढ़े। उनको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से हैदराबाद को खड़ा किया तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक अलग मनोवैज्ञानिक एक उनका अलग तरीके से बढ़े। तो इस मसले पर हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजकिशोर रेवंत रेड्डी के भी साथ हैं और गौतम अडानी के भी साथ हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। 2015 से कम उनके ऐसे आधा दर्जन बयान है जिसमें कहते हैं कि दिल्ली वालों, मैं आपको यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और तो और 24 तक में बयान है कि अगले साल हम आपको सपरिवार डुबकी लगवाएंगे। यमुना में डुबकी लगवा रहे हैं और यमुना में तो केमिकल का झाग है, वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाए तो दुर्गंध से नाक फट जाए, आप वहाँ सर दर्द हो जाए, आपको बीमारी हो जाए। मैं बताऊं हर्षवर्धन, मैं अब से 2 साल पहले गया था, तब से गया भी नहीं उस इलाके में, ओखला बैराज जो जहाँ पर है वहाँ पर ये जो पूरा जो क्षीर सागर टाइप का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था ना, सफ़ेद सफ़ेद जो पूरा, और दुर्गंध इतनी भयानक थी कि मतलब वहाँ खड़े होना दुश्वार हो रहा था। और मुझे ये लगता है कि आंखों के सामने जीती मक्खी निगलना जिसको बोलते हैं ना, ये कैसे ये व्यक्ति दिल्ली वालों को मूर्ख बना रहा और लोग बन रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल एक ही बयान, एक ही रिटोरिक, और उसके बाद आप कर कुछ नहीं पाते हैं। और उसके बाद जब सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं तो चूंकि मोदी जी ने जेल भेज दिया था इसलिए हम गड्ढे नहीं भर पाए थे। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी में न तो रोड रोलर चलाना आतिशी को आता है, न मनीष सिसोदिया को, न अरविंद केजरीवाल को, न यमुना साफ करने का कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान अरविंद केजरीवाल को। उनके पास एक चीज है, हाँ, जुबान चलाना आता है। जुबान चलाना आता है। और जुबान चला लेते हैं वो बड़ी बेशर्मी के साथ में। यहाँ पर भी मैं कहूँ उनको बड़ी बेहयाई के साथ में। उनको इस बात से कोई फिक्र नहीं होता कि पहले मैंने क्या कहा था और क्या हो रहा है। नहीं, चलाते जाओ, बोलते जाओ, इतना बोलो कि सामने वाला भूल ही जाए पहले मैंने क्या बोला था। तो लगातार बोलते जाओ। तो काम न कर, बस काम की फिक्र कर और उस फिक्र का सबसे जिक्र कर। लेकिन इस जिक्र करने में दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो खराब हो रही है, दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की वही जितनी यमुना होती है वो सबसे गंदी है, सबसे प्रदूषित है। जमीन खराब हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, दिल्ली बीमार हो रही है। यही केजरीवाल मॉडल है। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और अब देखिए कि उसमें दिल्ली की जनता कैसे करती है। लेकिन देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो नहीं सकता, ये संभव नहीं। और अभी तो 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि भाई पकड़े क्यों नहीं गए रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे, कानून व्यवस्था बड़ी खराब। सुनते हैं पकड़ भी लिए गए और पाँव के नीचे लग गई है गोली। तो सब बड़ा परेशान है कि क्यों ऐसा इनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है, भाई कुछ बजा था, कुछ गलत बजा था, तभी तो ये हुआ होगा। तो सरवर चिश्ती का और अखिलेश यादव का बयान एक जैसा दिखने लगता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, वो अगर वो भाग रहा है और उसको पाँव के नीचे गोली लगी है तो अंत में तो सब कुछ न्यायालय में साबित होना है। तो ये विपक्षी पार्टियां इतनी जल्दी में क्यों होती हैं कुछ खास लोगों के साथ खड़े होने में? दरअसल हर्षवर्धन, ये जो बहराइच की जो घटना है ना, ये एक्चुअली पूरा पत्रकारिता, पूरे प्रशासन और कैसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। आप जरा सोचिए, रामगोपाल मिश्रा के झंडे हटाते हुए फ़ोटो और वो म्यूजिक के फ़ोटो, दीवार गिरते हुए फ़ोटो, वो सब आगे बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है दिल्ली में बैठे हुए स्वनाम धन्य पत्रकारों के द्वारा कि वो वहाँ पर चढ़ गया था, उसने वहाँ पर अराजकता फैलाई, वहाँ पर जुलूस निकाला। हर दूसरे महीने सरकार जो सरकार गिराए थे वही पूरी टीम। लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि पथराव कैसे हुआ था। उसके भी सबूत थे, उसका भी वीडियो था। उसके बाद कैसे गोली मारी गई ये भी, तो जो वहाँ के भी पत्रकार थे उन्होंने कैसे उसको पूरा यहाँ पर फीड किया और वही चीज़ें चलती रही, नैरेटिव कैसे बने, बेईमानी की। आप पूरा एज इट इज़ दे देते, समझ में आता। मैं बिल्कुल रामगोपाल मिश्रा जब छत पर चढ़ा है, जो उसने किया है उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये अराजकता है, ये अराजकता, उस पर दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल शासन प्रशासन द्वारा की ही जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया है, गोली मारी गई है और एक बार नहीं मिस हो गया तो फिर दोबारा मारा गया, उसके बाद वहाँ पर जश्न मनाया गया है, मार दिया, इस तरीके की जो आवाज़ें आई हैं, ये सब चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है हर्षवर्धन। लेकिन उसके बाद भी इस घटना को कट एंड पीसेज में अपनी सुविधा के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, अपने नैरेटिव के हिसाब से बेचा गया। और उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब कार्रवाई कर रही है, मुझे याद है कि अमिताभ यश जब वहाँ पर वो रिवॉल्वर लेके भागते हुए फिरे तो उस पर भी काफ़ी मीम बनाए गए। अरे
पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। बड़ा अधिकारी जब उतरता है ग्राउंड पे तो उसका उसके मातहतों पर असर होता है, इसलिए इस तरीके से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं हर्षवर्धन। और जो कार्रवाई हुई है, अब देखिए किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, कितना खतरनाक नैरेटिव। मैं दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूँ कि गोली पैर पे क्यों लगी, गोली किसी और जगह पर क्यों नहीं लगी। एक नहीं, दूसरा वो तो पक्ष रामपाल की पत्नी कह रही, भाई उसकी अपनी भावना है, वो कह रही कि, और सही बात है, उसकी जान की कीमत तो कुछ हो नहीं सकती। अब सवाल यहाँ ये है कि जब कानून व्यवस्था जो न्यायालय है उसके सामने प्रमाण जाएंगे, वहां सब कुछ तय होगा, तो भी वो ऐसी जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के मार दिया है, ये तो मारने की कोशिश है। मैं वही तो, करना क्या चाहिए ये बताएं ना। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनके पिताजी के समय में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए, उस समय 10 शो होते थे एक साथ, पूरी की पूरी टीम साफ कर दी जाती थी, उन्हीं वही डकैत होते थे जो इन लोग के लिए वोट मांगा करते थे, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। बाद में जब आप उनके खिलाफ हो जाते थे, निर्भय गुर्जर ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि मुलायम सिंह और अमर सिंह ये सब लोग हमारे बड़े भाई हैं, सब करते हैं। जैसे जब चीज़ें एक्सपोज हुई उसके बाद पूरी टीम मार दी गई। तो ये लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की गई हैं, उसके बाद इसीलिए ये लोग मुझे लगता है सवाल उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता की बात हो तो वो एक पक्षी नहीं हो सकती है। न्याय भले ही पट्टी हट गई हो आंखों से, लेकिन न्याय पट्टी इसलिए हटी है क्योंकि वो सिर्फ वो ना सुने जो सुनाया जा रहा है, उसको वो देख भी सके। तो मुझे लगता है कि ये न्याय ऐसा ही होना चाहिए। और इसमें कुछ सवाल तो आने चाहिए ना कि अगर हम लोग बार बार ये बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की, तो हमारे हिंदू जो पर्व उत्सव हैं, मुस्लिम जो इलाके कोट अनकोट वहां से गुजरते हैं, मुस्लिम तो इलाका हिंदू इलाका कैसे हो सकता है? मेरी तो आपत्ति इसी बात पे है। बिल्कुल इस पर होनी चाहिए, लेकिन इसीलिए कोट अनकोट मैंने कहा जहां मुस्लिम बहुल हैं, तो वहां ये क्यों नहीं दिखता कि गणेश प्रतिमा विसर्जन हो, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, विजयादशमी हो, रामनवमी हो, सामान्य कोई भी पर्व उत्सव त्योहार हो, कोई शोभा यात्रा हो, क्यों नहीं वो लोग वहां फूल लेकर खड़े होते? बिल्कुल, क्यों नहीं वहां वो लोग सामने खड़े होते, कहते कि हम स्वागत करने के लिए खड़े? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का ढोल है वो फटा हुआ है, ये सिर्फ ढकोसला भर है, और सिर्फ ये हिंदुओं के ऊपर थोप दिया जाता है कि सिर्फ आपको सांप्रदायिक सौहार्द करना है, हम तो यही करेंगे, हमारे मोहल्ले होंगे, हमारे इलाके होंगे कोट अनकोट, हमारे यहाँ से कोई गुजर नहीं सकेगा, हमारी भावनाएं आहत होंगी, आप कुछ गाना बजाएंगे तो हमको ठीक नहीं लगेगा। तो ये तो विचित्र स्थिति है। नहीं देखिए, यहाँ पर हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं, और उत्सव मनाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके का उत्सव हो, वो पूरा शांति सद्भाव के साथ अगर आप उसमें चीज़ें करें, उसमें शिरकत करिए ना, उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करिए ना, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने जब इलाके बांट दिए हैं, तो जब इलाके बांट दिए तो फिर बंटवारा तो आगे जाएगा ही ना हर्षवर्धन। मुझे ये शब्द, इस पे घोर आपत्ति है जो लोग कहते हैं कि वहां पर जब इस कम्युनिटी के लोग रहते थे तो वहां से निकले क्यों भैया? मतलब इसका मतलब है कि कोई तिलक लगा के निकलेगा तो उस इलाके से ना निकले, कोई टोपी लगा के निकले तो वहां से निकले। थोड़ी ना है कि वहां से नहीं निकले, इसीलिए जो मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान करें, आप ही मुस्लिम इलाके चिन्हित करवा रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने बांटने की बात की, ये कोशिश राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। दलित वाले मसले पर तो वो पिटे ही, उनके एआईसीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक कोटरी में घिरे हुए हैं, किसी से मिलते तक नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ओबीसी का सम्मान नहीं है। देखिए, पहले तो ये आरोप वो लगा रहे थे, पीडीए वाली जो बात कर रहे थे वो लगा रहे थे मोदी पर, मोदी जो खुद ओबीसी है। आयरनी देखिए, ठीक बात है ना। और ये लगा रहे थे कितने अधिकारी और कितने नेता आपके यहाँ हैं, तो जरा उसका भी अनुपात निकाल लीजिए। मोदी के इर्द गिर्द कितने ओबीसी हैं, उनकी जो जनरल सेक्रेटरी जो उनकी टीम है उसमें देख लीजिए वो कितने ओबीसी और कितने एससी हैं, और आप अपने यहाँ देख लीजिए कितने एससी और कितने ओबीसी हैं। मुझे लगता है कि बोलने से पहले थोड़ा सा ये सोचना भी चाहिए। लेकिन कैप्टन अजय यादव वाला मामला गंभीर ज़्यादा है, इसलिए गंभीर है हर्षवर्धन क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग मिल के, अखिलेश यादव, ये सब लोग मिल के एक नैरेटिव बना रहे हैं। और वही कांग्रेस के अंदर जब वो बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कैप्टन अजय यादव को ये बात तेजस्वी यादव से कहनी चाहिए कि असली सामंतवादिता कहाँ पर है। बिल्कुल नहीं, अजय सिंह यादव ने तो बड़ा गंभीरता से कहा है कि राजीव गांधी तक बात सुनी जाती थी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक भी सुनी जाती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी आए हैं तब से वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, एक कोटरी में बंधे हुए हैं, कुछ लोगों के गिरोह बंधे हुए हैं, तो सब कुछ यहीं आके रुक जाता है। तो है कैसी वेणुगोपालन, आप देखिए अपने दोस्तों को टिकट दिलाते हैं,
हरियाणा में हम लोग उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिला के टिकट ये लोग जब बांटते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के लिहाज से बांटते हैं। जैसे वो रियाया में तकसीम कर दो ना, एक राजवंश होता है ना, उसमें भागीदारी नहीं होती है, हमारी इच्छा पर है, मेरा वचन ही मेरा शासन टाइप का जो मामला है। तो उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और उस पर अगर कोई सामने खड़ा होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी छवि तार तार कर दो। उसमें चाहे देश का, समाज का कितना भी नुकसान हो जाए वो होने दीजिए, आप अपनी राजनीतिक हांडी चढ़ाइए। लेकिन वही बात है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। और यही हुआ है, राहुल गांधी एक बार फिर से नेता बनते बनते लुढ़कते से दिख रहे हैं। तो फिलहाल इस हफ्ते इस राज की बात हर्ष के साथ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।